अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? तो आज तो मिलने के मजे ही कुछ और आ रहे हैं, क्योंकि इंतजार के बाद मिल रहे हैं अपन। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, बट एज डॉक्टर्स तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लाइफ में ऐसे ग्लिचेस प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और उन्हीं को ओवरकम करके हमें अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना रहेगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। मैं भी इंतजार कर रही थी 1:15 से। आप लोग फिक्र मत करो, मैं आपको 10 मिनट जल्दी नहीं छोड़ने वाली हूं, लेकिन पूरी वसूली लूंगी, पूरे 1.25 घंटे पढ़ाऊंगी। चलिए, ऑडियो वीडियो ओके है तो जल्दी से मुझे यस या थम्स अप भेज दो, फिर अपन आज की मजेदार क्लास को शुरू करेंगे। ऑडियो वीडियो ओके है? जल्दी से यस या थम्स अप भेजो मुझे फटाफट से। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। ऑडियो वीडियो यस या थम्स अप भेजो पहले। चलो ग्रेट। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। केल्विन साइकिल, C4 पेड़, ये सब समझेंगे। आशीर्वाद लेने की तो बनती है, तो आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान, फुल पॉजिटिविटी के साथ, फुल जोश के साथ, फुल खुशी के साथ बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो, धूम मचा देंगे। तो आइए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के लेक्चर नंबर 5 पर हम आ गए हैं। अभी तक हमने लाइट रिएक्शन समझ ली, यानी एटीपी NADPH2 कैसे बनता है, एग्जैक्टली एटीपी कैसे बनती है, यानी कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लास्ट क्लास में समझ लिया, और डार्क रिएक्शन की शुरुआत कर दी थी। कल की क्लास में हमने समझा था कि एक्चुअली डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती, क्योंकि वो इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। उसी एटीपी NADPH2 को यूज करके हम CO2 से शुगर बनाएंगे। इतना सबको याद है? इस बात को हमने प्रूव भी किया था। कैसे? कि अगर हम लाइट देना बंद करेंगे तो एकदम से खाना बनना स्टॉप नहीं होता, इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, और जैसे आप दोबारा लाइट दोगे फिर से फूड सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। सो डार्क रिएक्शन इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, हमें यूज करना चाहिए बायोसिंथेटिक फेज या कार्बन फेज। मैंने आपको यह भी बताया था कि साइंटिस्ट ने 2 तरह के पेड़ बताए हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा जब CO2 फिक्स होगी वो होगा 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 में वो कंपाउंड होगा OR यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। हमने ये भी पढ़ा था कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वाला C3 पेड़ों में मेल्विन केल्विन जी ने बताया था P14 रेडियो एक्टिव कार्बन का आइसोटोप यूज करके। इतना सबको क्लियर है? तो जल्दी से मुझे थम्स अप दो, फिर स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब कहानी को हम बढ़ाएंगे आगे। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि चाहे C3 प्लांट्स हो चाहे C4 प्लांट्स हो, दोनों में ही खाना जो बनेगा, एक्चुअली फूड, वो केल्विन साइकिल से बनेगा, जिसे शॉर्ट में C3 साइकिल कह देते हैं। तो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में भी होगी, C4 प्लांट्स में भी होगी। हाँ, C4 में कुछ डिफरेंट भी होगा जो हम सीखेंगे, पर वो दोनों में होगी। तो आइए प्लीज हेडिंग डालिए, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल लिखिए। केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, जल्दी से हेडिंग डालो। केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, C3 साइकिल लिखा सबने? चलो अब आ जाओ, पहले इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताई है, और फिर मस्त तरीके से केल्विन साइकिल को सीखेंगे। आइए लिखिए, केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। कोई भी पेड़ अगर फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगा तो केल्विन साइकिल होगी। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 और एनी अदर पाथवे। एक्चुअली पाथवे होता है कैम पाथवे, डेजर्ट वाले पेड़ों में होता है।
जिनमें स्टोमेटा रात में ही खुलता है, दिन में नहीं खुलता। संकन स्टोमेटा होते हैं, रात में खुलते हैं, नाइट में खुलते हैं स्टोमेटा, क्योंकि बहुत धूप होती है। तो किसी भी पाथवे, चाहे C3 पेड़ हो, C4 पेड़ हो, कैम पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, खाना तो कैल्विन साइकिल से ही बनेगा। लिख लो, डज नॉट मैटर दे हैव C3, C4 और एनी अदर पाथवे, पर फूड हमेशा कैल्विन पाथवे से बनेगा। तैयार है कैल्विन साइकिल बनाने के लिए मेरे साथ? मजेदार तरह से पढ़ेंगे। चलिए आइए कैल्विन साइकिल बनाते हैं। कैल्विन साइकिल, उसको बनाने के पहले समझो, साइंटिस्ट को यह पता चल गया था, लिखो मेरे साथ, कि CO2, अभी ये यहां पर एक जगह छोड़ दो खाली, जब फिक्स होती है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA बनता है। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। दिस इज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट या फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ऑफकोर्स C3 प्लांट्स में, ऑफकोर्स C3 प्लांट्स में ये पहला प्रोडक्ट है। इसमें 3 कार्बन है, ध्यान से सुनना, 3 कार्बन। तो जब CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, कहां आएगी? स्टोमेटा के थ्रू लीफ के मीजोफिल टिश्यू में, मीजोफिल सेल के अंदर, और उस सेल में भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आएगी, स्ट्रोमा में आएगी। तो उसे कोई मॉलिक्यूल पकड़ेगा ना, किसी के साथ रिएक्शन करके ही तो ये बनेगा। यानी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे। इसे अपन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। यानी वो पहला मॉलिक्यूल जो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, प्राइमरी या फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ये सारी रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। यानी एटमॉस्फेयर से CO2 आएगी। एक रिवाइज करवा रही हूं, बनाना मत, अभी जो बना रही हूं उसको बनाना मत। जैसे सपोज करो ये पत्ती है, लीफ है, ठीक है। लीफ का जब अपन ने कट सेक्शन देखा था तो उसमें एपिडर्मिस थी, अपर लोअर एपिडर्मिस थी, वस्कुलर बंडल था, जाइलम फ्लोएम वगैरह था, और ये सारा मीजोफिल टिश्यू था, अगर आपको याद आ रहा हो। मोनोकॉट्स में सारा एक सा था, डायकॉट्स में पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा था। तो यहां सपोज स्टोमेटा है, बाहर एटमॉस्फेयर से CO2 आई, स्टोमेटा को क्रॉस किया, एयर स्पेसेस से होती हुई इन सेल्स के अंदर गई, और फिर इस सेल में भी क्या होगा? पहले सेल वॉल को क्रॉस करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, साइटोप्लाज्म में आएगी, और साइटोप्लाज्म से क्लोरोप्लास्ट में आएगी, उसकी दोनों मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगी, और फिर जाके इस स्ट्रोमा में आ जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? पिक्चर बन रही है दिमाग में? तो इसी स्ट्रोमा में कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए जो उसे एक्सेप्ट करे, तभी तो फिर कुछ प्रोडक्ट बनेगा रिएक्ट करके। अच्छा, अपनी अक्ल से सोचो, इसमें 1 कार्बन है, ये 3 कार्बन बन रहा है, तो क्या सोचते अगर अपन भी साइंटिस्ट की जगह होते कि ये मॉलिक्यूल कितना कार्बन होना चाहिए? अपन क्या सोचते भाई? अपन भी यही सोचते कि कोई 2 कार्बन कंपाउंड होगा, हर कोई यही सोचता। सो दिस वॉज थॉट फॉर मेनी ईयर्स। कई साल तक साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो पहला मॉलिक्यूल आता है CO2 को पकड़ने के लिए, वो 2 कार्बन कंपाउंड है, और इसीलिए 2 कार्बन उसके, 1 कार्बन CO2 का, और कुल मिलाकर बन जाता है 3 कार्बन का कंपाउंड। कई साल के बाद साइंटिस्ट को यह समझ में आया, जब उन्होंने प्रूव करा कि ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। फिर सही क्या है, व्हाट इज करेक्ट? आइए समझते हैं कि CO2 एक 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है। अभी नाम लिखेंगे, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है। ये कंपाउंड होता है फर्स्ट या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये बहुत बाद में पता चला था स्टूडेंट्स, बहुत बाद में पता चला था। 1 कार्बन इसका
और 5 कार्बन इसके, यानी 6 कार्बन हो गए। ये तो 3 कार्बन का ही है, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल्स। ये घंटी साइंटिस्ट की बहुत बाद में बजी। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम था RUBP, रूबी जैसा याद रख सकते हो। रुबिस्को नहीं, रुबिस्को तो एंजाइम होता है। अभी तो हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, हम वो सारी बातें कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये बेटा प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है। रिएक्शन के एरो के इस तरफ जो है ये दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज प्रोडक्ट। एंजाइम की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं करी है। ये था RUBP, रूबी से याद रख सकते हो। RUBP, देखो मैंने इसे लिखा भी कैसे है, RB और P कैपिटल लिखा है और U स्मॉल लिखा है। सो पहला CO2 एक्सेप्टर जो CO2 को पकड़ेगा, दोस्ती करेगा CO2 से, आ जाओ उसका वेलकम करेगा, वो होता है RUBP। तो RUBP और CO2, इसका 1 मॉलिक्यूल, 1 कार्बन इसका, 5 कार्बन इसका, हो गए टोटल 6 कार्बन। तो उससे 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बनते हैं। इतना समझ आया? ये सब वही स्ट्रोमा में हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। अब ये RUBP क्या है, हल्की सी बात इसकी करते हैं अपन। आ जाओ, RUBP समझो। RUBP का फुल फॉर्म लिखो एक बार, रिब्यूलोज बिस फॉस्फेट। रिब्यूलोज बिस फॉस्फेट समझो। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा हो तो बायोमोलिक्यूल में जब हम शुगर्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसमें जब हम मोनोसैकेराइड पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज ये सब आते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 कार्बन वाली शुगर है, C6H12O6, यानी वो हेक्सोज कहलाती है, 6 कार्बन वाली। हेक्सा मतलब 6। लेकिन राइबोज जो RNA में होती है वो 5 कार्बन की शुगर है। उसी से डीऑक्सीराइबोज बनता है, एक ऑक्सीजन हटके, जो DNA में होती है। ये 5 कार्बन शुगर है, यानी पेंटोज शुगर है। तो राइबोज जैसे ही ये भी 5 कार्बन की शुगर है, यानी ये भी पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर, पेंटोज यानी 5 कार्बन की शुगर है। इट इज अ शुगर, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड। इसी तरह आपको पढ़ाएंगे जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे कि शुगर जब बनती है मोनोसैकेराइड तो 2 तरह की बनती है। सब में OH होता है, अल्कोहल ग्रुप, बट या तो उसके साथ कीटोन होता है या एल्डिहाइड होता है। जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ऐसे ही 5 कार्बन की बात करें तो राइबोज में एल्डिहाइड होता है और रिब्यूलोज में कीटोन ग्रुप होता है, यानी ये कीटोज शुगर है। कीटोज, राइबोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, 5 कार्बन 6 कार्बन। रिब्यूलोज में कीटोन होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, 5 कार्बन 6 कार्बन। तो कितने कार्बन है उस हिसाब से पेंटोज, हेक्सोज ऐसा कहते हैं, और कौन सा ग्रुप है उस आधार पे कीटोज या एल्डोज कहते हैं अगर एल्डिहाइड है। कीटोन मतलब ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होगा। अब अगर इसमें 5 कार्बन है, 5, ये तो डबल बॉन्ड O, यानी ये तो कीटोन ग्रुप हो गया, कीटोन। अब कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये सर हो गया, ये पैर हो गया। यहां पे फॉस्फेट जुड़े रहते हैं, फॉस्फेट। मैंने अभी इसे बैलेंस नहीं करा है, बाकी सब OH आ जाएगा, H और OH। यानी इस शुगर के ये 5 कार्बन की शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप है, और इसके सर और पैर पे यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन यानी फर्स्ट और 5th कार्बन पर 1 फॉस्फेट है, यानी टोटल 2 फॉस्फेट है, इसीलिए बिस फॉस्फेट नाम दिया है। अब मैं इसका पूरा नाम लिखती हूं, इसका पूरा नाम हो जाएगा 1,5 RUBP, 1,5 RUBP, यानी बिस फॉस्फेट 2 फॉस्फेट्स हैं, एक फर्स्ट कार्बन पर एक 5th कार्बन पर। तो इसका पूरा नाम है 1,5 रिब्यूलोज बिस फॉस्फेट शुगर। ये सबसे पहले स्वागत करने आएगी CO2 का, अभी हम देखेंगे कैसे। वी विल लर्न एवरीथिंग, डोंट वरी।
आ गया इतना समझ में RUBP? तो ध्यान रखना, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर C3 पेड़ों में, अभी हम C3 की बात कर रहे हैं, C3 पहले ही लिखवा दिया है, कैल्विन या C3। ज्यादातर डाइकॉट C3 होते हैं, ज्यादातर मोनोकॉट्स, गेहूं चावल छोड़ दो तो वो सब C4 होते हैं। इसका पहला एक्सेप्टर है रूबी, RUBP। एंजाइम लगेगा, अभी हम सब सीखेंगे जो आप रुबिस्को लिख रहे हो। C4 पेड़ों में एटमॉस्फेयर की CO2 को पकड़ने रूबी जी नहीं आएंगी, कोई और आएगा। ये डिफरेंस बनेगा, प्रोडक्ट का भी डिफरेंस बनेगा और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का भी डिफरेंस होगा। अभी हम सब देखेंगे धीरे धीरे। ये तो हम बात कर रहे हैं इन C3 प्लांट्स, ऑफ कोर्स। चल अब आ जाओ अपन कैल्विन साइकिल अंडरस्टैंड करेंगे। इतना हुआ? चल सो देखिए, लिखना मत, एनसीईआरटी की लाइंस दिखा रही हूं, आप मत लिखना कुछ भी। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 को ढूंढ रहे थे। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव which after accepting CO2 have 3 कार्बन, यानी अगर प्रोडक्ट 3 कार्बन का बन रहा है, CO2 के साथ कितने कार्बन का कंपाउंड जुड़ेगा? साइंटिस्ट ये मानते थे कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये मानते थे। प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी, ऐसा सोचते थे, पर आफ्टर मेनी इयर्स, कई सालों के बाद ट्राई करते करते उन्हें पता चला कि ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, RUBP। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर, RUBP, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, हो गया अच्छे से? एनसीईआरटी की लाइंस दिखा रही हूं। चल अब लाइट रिएक्शन कहां हुई है? मेम्ब्रेन में, पर अब कैल्विन साइकिल कहां होगी? स्ट्रोमा में। अभी हम सब सीखेंगे। तो चलो हेडिंग डालो, हेडिंग तो आप डाल ही चुके हो, मतलब कैल्विन साइकिल। अब हम बनाते हैं। अब फुल पेज ले लो, डबल पेज ले लो अगर हैंडराइटिंग बड़ी है, हॉरिजॉन्टल पेज ले लो अगर हैंडराइटिंग छोटी है। मजेदार तरीके से क्लास में याद करा दूंगी आपको कैल्विन साइकिल, कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। तो CO2 एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा से होती होती मीजोफिल सेल के अंदर घुसी, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करती हुई, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती हुई स्ट्रोमा के अंदर आ गई है। चलो स्टार्ट करें, आइए। तो सबसे पहले आई है CO2। ये कहां से आई है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से इस CO2 का स्वागत करने आएगी RUBP। ये स्ट्रोमा में ही पड़े हुए हैं। RUBP बाहें फैला के उसका स्वागत करेगी और गाना गाएगी, आइए आपका इंतजार था, देर लगा दी आने में, शुक्र है फिर भी आए, तो आइए आपका इंतजार था। क्योंकि आप नहीं आओगे तो हम भूखे मर जाएंगे, खाना नहीं बनेगा, तो इंतजार है खाना बनाने का। तो कौन आया इसके लिए बाहें फैलाकर, स्माइल करता हुआ, अपनी बाहें फैलाकर, आजा जल्दी से। वो आया RUBP। RUBP पूरा नाम है सर पे और पैर पे, यानी 1,5 RUBP, और ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। चलिए, इन दोनों में हुई रिएक्शन, ये हो गई रिएक्शन। अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ CO2 जुड़ रही है तो क्या मैं उसे कार्बोक्सिलेशन कह सकती हूं? यानी RUBP का क्या हो गया है? कार्बोक्सिलेशन। तो RUBP का क्या हो गया है? कार्बोक्सिलेशन। किसका कार्बोक्सिलेशन हुआ है? RUBP का। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का एडिशन। कहां CO2 ऐड हुई है? RUBP में, यानी RUBP का हुआ सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन। मैं एंजाइम को क्या नाम दे सकती हूं? कितना आसान है। RUBP में जो CO2 जोड़े, RUBP का जो कार्बोक्सिलेशन करे, यानी RUBP कार्बोक्सिलेज। क्या हो गया एंजाइम? सो इजी,
RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। ये रुबिस्को ही है, पर अभी वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, अभी वो CO2 को ऐड करवा रहा है RUBP में। मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाई थी कि जब भी कोई घर में मेहमान आता है तो उसके स्वागत किया जाता है, सबसे पहले पानी पिलाया जाता है। तो इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल भी यूज होगा, वाटर। वही फोटोसिंथेसिस कर रहे हो ना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना CO2 प्लस वाटर। तो कुछ वाटर तो वो यूज हुआ है जो पानी टूटता है, और कुछ यहां भी पानी यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप का बहुत आसान है, एटमॉस्फेयर से आई CO2, उसका स्वागत किया RUBP ने, यानी RUBP जो है वो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ, इसमें CO2 ऐड हुई, एंजाइम लगेगा RUBP कार्बोक्सिलेज। सो इजी, सो इजी, सो इजी। और इससे बन जाएंगे 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन इसका, 1 कार्बन इसका, टोटल 6 कार्बन है। यहां पे भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी 6 कार्बन है, ठीक है। अब मेरे सारे नादान परिंदों बहुत ध्यान से देखना जो मैं दिखा रही हूं, लिखना मत, इतना लिख के लिखना मत, इतना तो लिख लो। सुनो, आपको ग्लाइकोलिसिस याद है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था अगर याद हो? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता था, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता था, उससे पागल और धाप बनता था, याद है? पागल 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इससे फिर 1,3 बिस PGA बनता था, फिर 3 PGA बनता था, फिर 2 PGA, आगे कहानी थी। यानी जब ग्लूकोज टूट रहा था तो ऐसे कहानी चल रही है, अब मुझे ग्लूकोज बनाना है तो अब पूरी कहानी में उल्टी चलाऊंगी। तभी तो मैंने आपसे बार बार कहा था रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बहुत मामलों में जस्ट ऑपोजिट है। यानी वहां इससे ये बना था, अब इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा। आपको याद है बेटा, याद है जब इससे ये बना था? याद करो, यहां पर 2 फॉस्फेट है फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर, यहां पर एक ही फॉस्फेट है, यानी एक फॉस्फेट बाहर निकला था। उस फॉस्फेट से हमने क्या किया था? ADP बनाई थी, ATP, याद है आपको? इससे हमने ATP बनाई थी। इस स्टेप में ATP बनी थी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जब उल्टी गंगा बहेगी तो ATP यूज होगी। मजे आ रहे हैं? ATP यूज होगी। अच्छा, यहां पे याद है आपको जब एल्डिहाइड से एसिड बनाया था तो NAD ने हाइड्रोजन लिया था और NADH2 बना था, यानी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया था। रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के फॉर्म में रिमूव करे थे, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ था। याद आ रहा है? तो अब जब उल्टी गंगा बहेगी और इससे ये बनाऊंगी, यानी एसिड से एल्डिहाइड बनाऊंगी, तो रिडक्शन करूंगी, यानी हाइड्रोजन ऐड करूंगी। वो हाइड्रोजन कहां से लूंगी मैं? NADPH2 से लूंगी, जो मैंने लाइट रिएक्शन में बना रखा है। यहां पर ये यूज होगा। उल्टा हो रहा है, रेस्पिरेशन में NAD से NADH2 बना था, यहां NADPH2 से NADP दोबारा बन जाएगा। वहां एल्डिहाइड से एसिड बना था, या एसिड से एल्डिहाइड बनाऊंगी। वहां 1,3-BPGA से 3PGA बना था, या 3PGA से 1,3-BPGA बनाऊंगी। पूरी उल्टी कहानी चल के ग्लूकोज बनाऊंगी, वहां ग्लूकोज तोड़ रही थी। मजे आ रहे हैं? वहां ऑक्सीडेशन हो रहा था इस स्टेप में, यहां रिडक्शन होगा इस स्टेप में। बेसिक्स बता रही हूं आपको, बेसिक्स। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस और कैल्विन साइकिल में, बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो इसको कंपेयर करके समझते नहीं है। उस चैप्टर में वो पढ़ लिया, इस चैप्टर में ये पढ़ लिया, जब क्वेश्चन आता है सारी खिचड़ी पक जाती है। तो ध्यान रखो, वहां ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां ग्लूकोज फॉर्म होगा, रिडक्शन होगा। वहां ATP रिलीज हुई थी, NADH2 फॉर्म हुआ था, यहां पर ATP यूज होगी, NADPH2 यूज होगा। सबको समझ में आ गया? चलो, तो अब 3PGA से पहले क्या बनाएंगे? 1,3
BPGA, यानी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूं क्योंकि आप सबको आता है। ये भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यानी ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे, 2 से 2। लेकिन यहां पर एटीपी यूज होगी क्योंकि यहां पर 1 मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट है 3rd कार्बन पर यहां पे 1 मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है 1st कार्बन और 3rd कार्बन पे। तो मुझे फॉस्फेट की जरूरत है। मैं किससे लूंगी फॉस्फेट? एटीपी से। एटीपी कहां बनी है? लाइट रिएक्शन में बनी है। तो जो लाइट रिएक्शन की एटीपी है, यानी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, उसे मैं यहां पर यूज कर रही हूं। ये मैंने यूज करा और वापस बन गई एडीपी, विच कैन बी रीयूज्ड इन लाइट रिएक्शन। भाई लाइट रिएक्शन में भी तो लगातार एडीपी रहनी चाहिए ताकि एटीपी बनती रहे। लेकिन 1-1 की कहानी नहीं है, कहानी 2 की है। तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे एटीपी के। थोड़ा ढंग से लिख दें यार अपन, है ना? एक सेकेंड। टू मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और उससे 2 एडीपी बनेंगे। 3 पीजीए से 1,3 बीपीजीए बनाने के लिए 1 फॉस्फेट यानी 1 एटीपी की जरूरत है, पर सारी कहानी 2 मॉलिक्यूल्स की चल रही है, तो ये 2 एटीपी हमने यूज कर ली। 2 एटीपी, ठीक है। अभी लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। अभी इससे हमने फिर बनाया, क्या बनाया? एल्डिहाइड। पागल, 3 पागल फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये भी 3 कार्बन है, हमें पता है, एल्डिहाइड पर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, यानी इसके भी कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब पागल से एसिड बना था, एल्डिहाइड से एसिड, तो ऑक्सीडेशन हुआ था, पर जब एसिड से एल्डिहाइड बनेगा तो रिडक्शन होगा। हमें हाइड्रोजन चाहिए, कौन देगा हमें हाइड्रोजन? हमें देगा NADPH2। ये भी लाइट रिएक्शन में बना है, NADPH2 फ्रॉम लाइट रिएक्शन। देखो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होंगे, यही तो हमने बात कही थी बेटा। ग्लाइकोलिसिस का ठीक उल्टी कहानी चल रही है और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, ताकि लगातार फिर ये लाइट रिएक्शन में रीयूज होता रहे। अब 1 मॉलिक्यूल, इससे 1 मॉलिक्यूल ये बनाने के लिए 1 NADPH2 चाहिए, पर कहानी 2 की चल रही है तो हमें 2 NADPH2 चाहिएंगे। 2, सारी कहानी 2 की चल रही है। एनसीईआरटी में ये दोनों अलग अलग नहीं लिखे रहते, इसे पूरा सिंगल लिख देते हैं। तो ये पूरा टोटल मिलाकर यहां से लेके यहां तक इसे कहते हैं सेकेंड स्टेप, विच इज रिडक्शन। रिडक्शन, ये पूरा है रिडक्शन स्टेप। तो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन और सेकेंड स्टेप है रिडक्शन। और रिडक्शन के टाइम 2 एटीपी और 2 NADPH2 यूज हो रहे हैं लाइट रिएक्शन वाले, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, पर आपको बड़ी मजेदार बात बताती हूं, सुनो ध्यान से। जब 1,3 BPGA से 3 एल्डिहाइड बन रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, इसमें हर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, इसमें हर मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट है, यानी 1 फॉस्फेट रिलीज भी होगा। तो 2 मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट रिलीज भी हो जाते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? यहां एनसीईआरटी में ये पागल नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा है समझो। ये एक शुगर है, मैंने कहा था ना एल्डिहाइड वाली भी शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज है, राइबोज है, पर ये 3 कार्बन वाली शुगर है, पर है शुगर। शुगर के लिए ओस वर्ड यूज करते हैं। 6 कार्बन की है तो हेक्सोस, 5 कार्बन की है तो पेंटोज, पर ये 3 कार्बन की है तो ट्रायोज, और फॉस्फेट है तो पूरा नाम है ट्रायोज फॉस्फेट। एनसीईआरटी में यहां पे ट्रायोज फॉस्फेट लिखा हुआ है। एक ही बात है, एक ही बात है, 2 मॉलिक्यूल। यानी अभी तक क्या हुआ है?
आरयूबीपी ने CO2 को ऐड किया, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा, सब स्ट्रोमा में हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, फिर इसका रिडक्शन हुआ, अल्टीमेटली ये बनेगा, तो 2 ATP यूज हो रही है और 2 NADPH2 यूज हो रहा है, 2 ATP और 2 NADPH2 यूज हो गए। यही हमने कहा था लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होंगे। अब कितने कार्बन है मेरे पास, देखो 3 2 6 कार्बन है। बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा ध्यान से सुनना, 6 कार्बन है। आप कहोगे मैम 6 कार्बन है ना आपके पास, आप ग्लूकोज बना दो, 6 कार्बन ही तो होते हैं ग्लूकोज में। सुनो, अगर मैंने ये पूरे 6 कार्बन से ग्लूकोज बना दी, बड़ा ध्यान से सुनना, तो ये वापस रीजनरेट तो होगा नहीं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी और ये कहानी रुक जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 3 2 6 मॉलिक्यूल में से 5 तो उधारी वापस करने में यूज करने पड़ेंगे, यानी ये होगा थर्ड स्टेप, रीजनरेशन। मुझे इस मॉलिक्यूल को लगातार रीजनरेट करना है ताकि ये साइकिल कभी भी रुके नहीं। थर्ड स्टेप, 3 2 6 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बनाना है। बीच में और भी शुगर्स बनती है जो हमें नहीं पढ़नी है। तो 6 में से 5 मॉलिक्यूल से तो मैंने ये बना दिया। अब 1 कार्बन बचा, 1 कार्बन बचा बेटा, 1 कार्बन। उस 1 कार्बन को मैं संभाल के बाहर निकाल लेती हूं। ये मैंने उस कार्बन को संभाल के बाहर निकाला, 1 कार्बन को। अब सुनो, ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे 6 कार्बन चाहिए। अगर मैं ये सेम साइकिल 6 CO2 के साथ करूं, पहले 1 CO2 आया, 1 कार्बन मिल गया मुझे, फिर सेकंड CO2 आया, एक और कार्बन मिल जाएगा। अगर 6 CO2 आए तो मुझे 1 by 1 करके 6 कार्बन मिल जाएंगे। उस 6 कार्बन से ग्लूकोज बन जाएगा। यानी इसे ऐसे दिखाते हैं, इससे बन जाएगा अल्टीमेटली ग्लूकोज। 6 साइकिल्स के बाद, ऑफ कोर्स आफ्टर 6 केल्विन साइकिल्स, ये तो 1 केल्विन साइकिल है, 6 केल्विन साइकिल्स जब होंगी यानी 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे, तब जाकर ग्लूकोज बनेगा। कैसे बनेगा ग्लूकोज? ग्लाइकोलिसिस का उल्टा कर दो। पहले फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उल्टा जाओ, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज बन जाएगा। इसे ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल होकर बनता है। फिर ये सुक्रोज के फॉर्म में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, मैं आपको एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में भी बता चुकी हूं। ये स्टोर्ड फॉर्म है, ये ट्रांसपोर्ट जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं खाना, वो एज सुक्रोज करते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, हम सब ये बाद में भी पढ़ सकते हैं। केल्विन साइकिल तो अभी ये बात चल रही है। अब एक और बेटा मजेदार बात समझो, मजेदार बात सुनो ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, सुनो। यहां पर 1 पागल के अंदर 1 फॉस्फेट है, 1 पागल के अंदर 1 फॉस्फेट है, लेकिन 2 पागल के अंदर 2 फॉस्फेट है। 1 पागल के अंदर 1 फॉस्फेट है, 2 पागल के अंदर 2 फॉस्फेट है। यहां पर भी टोटल 2 फॉस्फेट है। पर एक्चुअली होता क्या है, बीच में कुछ कुछ शुगर्स बनती हैं जहां पे हमें थोड़ा फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। उस डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, पर बस इतना समझ लीजिए कि यहां पर भी एटीपी की जरूरत पड़ती है। यहां पर भी एटीपी यूज होती है, 1 एटीपी यूज होती है, 1 फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये एटीपी भी कहां से आई है? फ्रॉम लाइट रिएक्शन। यानी अगर आप गौर से देखें, ये जो साइकिल है इसे मैं C3 साइकिल बोल रही हूं, क्योंकि पहला प्रोडक्ट
3 कार्बन कंपाउंड है। इसे मैं कैल्विन साइकिल बोल रही हूं क्योंकि मेल्विन कैल्विन जी ने इसे बताया था। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सीरियल ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन, वो उल्टा सीधा ऑर्डर दे देंगे। कार्बोक्सिलेशन बोलो मेरे साथ, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन, 3 स्टेप्स है। एंजाइम लगेगा आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है 1,5 आरयूबीपी, और ये सारी साइकिल कहां चल रही है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। तो दिस इज कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल, आप नीचे भी लिख सकते हैं। और ये कहां हो रही है? इन स्ट्रोमा, इन स्ट्रोमा ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रही है। आ जाओ, थोड़ी सी बातें लिखते हैं अपन, ठीक है? क्या क्या बात लिखते हैं अपन? चलो लिखते हैं अपन। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, बताओ नाम कौन सा बन रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो अलग बात है। चलो नाउ प्राइमरी यानी पहला CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है जो एक्सेप्ट करेगा CO2 को? RUBP, पूरा नाम लिखेंगे 1,5 RUBP, ठीक है? चलो नाउ 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? 3 स्टेप्स। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, देन नंबर 2 रिडक्शन, ये सीरियल ऑर्डर आना चाहिए स्टूडेंट्स, एंड नंबर 3 रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। नाउ यहां पर RUBP कार्बोक्सिलेज यानी रुबिस्को एंजाइम यूज हुआ है, और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है, H2O यूज्ड, ठीक है? चलो अब ATP यूज्ड देखते हैं। ATP यूज्ड, बोलो जी कितनी ATP यूज्ड हुई है? पहली रिएक्शन में देखो ना, नो ATP, नो NADPH2, कुछ भी यूज नहीं हुआ है, 0। ATP यूज्ड 0। नाउ NADPH2 यूज्ड, क्योंकि यही तो 2 हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स जो हमने बात की थी, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। जीरो। नाउ 1 CO2 की बात कर रहे हैं तो 2 ATP यहां यूज हुई और 2 NADPH2 यूज हुए हैं रिडक्शन स्टेप में, 2 2। चल रीजेनरेशन में देखो 1 ATP यूज हुई है, NADPH2 यूज नहीं हुआ है, 0। ये बात कर रहे हैं अपन फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, 1 CO2 फिक्सेशन, ठीक है? अगर 1 ग्लूकोज के लिए पूछेंगे तो एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 6, अभी अपन देखेंगे, ठीक है? अब मैं इसकी आपको ट्रिक बताती हूं, बताऊं आपको ट्रिक? चल ट्रिक 1 2 3, 1 2 3, जी हां, 1 CO2 फिक्स करनी है अगर तो 2 NADPH2 यूज होंगे, और वो दोनों कब यूज होंगे? रिडक्शन स्टेप में, दोनों की दोनों, और 3 लगेंगी ATP, इसमें से 2 ATP लग जाएंगी रिडक्शन स्टेप में और 1 ATP लगेगी रीजेनरेशन स्टेप में। 1 2 3, 1 2 3। अगर आपको याद हो हमने क्रेब साइकिल में ट्रिक पढ़ी थी, 3 2 1, 3 NADH2 बनते हैं, 2 CO2 रिलीज होते हैं और 1 FADH2 और 1 ATP बनती है।
याद आ रहा है? तो यहां पर हमारी ट्रिक है 3 2 1 1 CO2 फिक्स करने के लिए 2 NADPH2 लगेंगे और 3 ATP लगेगा। अगर यही सेम चीज फॉर 1 ग्लूकोज पूछ लें वो, तो 1 ग्लूकोज में 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल होगा, 6 कैल्विन साइकिल्स लगेंगी, 6। जैसे याद है क्रेब साइकिल भी 1 एसिटाइल कोएंजाइम में से 1 क्रेब साइकिल होती थी, पर 1 ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते थे तो 2 क्रेब साइकिल होती थी। ये कुछ वैसी ही कहानी चल रही है। तो यहाँ पे एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 6 12 एंड 18 हो जाएगा। 6 CO2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, 12 NADPH2 लगेंगे, सारे के सारे रिडक्शन में लगेंगे, और 18 ATP लगेगी, जिसमें से 12 ATP रिडक्शन में और 6 ATP रीजेनरेशन में लगेगी। आ गए मजे? कितनी इजी साइकिल है, देखो कितना इजी है। इसमें से 12 लगेगी रिडक्शन में और 6 लगेगी रीजेनरेशन में। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो कितनी एटीपी चाहिए? भाई 1 ग्लूकोज के लिए 18 चाहिए, तो 100 के लिए 1800 चाहिए। NADPH2 कितने चाहिए? 1200 चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो 1 CO2 के लिए पूछ रहे हैं, 1 ग्लूकोज के लिए पूछ रहे हैं, या कितने ग्लूकोज के लिए पूछ रहे हैं। फंडा बिल्कुल सेम है। बेसिक समझ आ गया? सब कुछ स्ट्रोमा में हो रहा है। अब इसमें से मोस्ट क्रूशियल एंजाइम कौन सा है? मोस्ट क्रूशियल स्टेप, फर्स्ट वाला जो स्टेप होता है बेटा, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। चलो मैं अलग से लिख देती हूं। मोस्ट क्रूशियल स्टेप, इस पे क्वेश्चन आता है। कार्बोक्सिलेशन, एनसीईआरटी की लाइन है। मोस्ट क्रूशियल स्टेप, जब CO2 ऐड होगा, कार्बोक्सिलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जिस समय मेहमान का स्वागत करके और पानी पिलाया जा रहा है। आ गए मजे? आ गए? यस, फर्स्ट स्टेप। ये सब कुछ स्ट्रोमा में हो रहा है, रुबिस्को की मेहरबानी से, RUBP कार्बोक्सिलेज से। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से साइकिल अपने दिमाग में चलाओ, एक एक चीज हमें समझनी है, और उसके बाद एक मजेदार बात आपको बताऊंगी, आपको आनंद आ जाएगा सुन के। जल्दी से लिखो, पहले इतना एक एक वर्ड लिखो। हो जाए तो मुझे जल्दी से डन लिख देना। जूलॉजिस्ट मैं ही पढ़ाऊंगी 12th की भी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जो है। लास्ट वीक तो मैं थी नहीं ना यहाँ पे, इसलिए वो क्लास कैंसिल हुई थी। इस वीक से ट्यूसडे को ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लास है उसमें। बिल्कुल 11th हमने कंप्लीट कर दिया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में। मोर देन इनफ है, कंप्लीट एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेसिक्स के साथ पढ़ते हैं। 12th भी मैं ही कराऊंगी, काफी बच्चे पूछ रहे हैं इसीलिए। चलो हो गया, आ जाओ एनसीईआरटी में देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। इसमें CO2 फिक्सेशन होगा, एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनेगा। अभी बीच बीच में स्टेप्स हैं। मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, CO2 का कार्बोक्सिलेशन होगा, RUBP का कार्बोक्सिलेशन होगा। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ CO2। ये 5 कार्बन की कीटोस शुगर है और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। एंजाइम लगेगा RUBP कार्बोक्सिलेज। अभी हम लिखेंगे, ये पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन या एंजाइम है। इसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3PGAK। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3PGAK। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्टेप होगा रिडक्शन।
रिडक्शन। रिडक्शन इसमें 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज होगी फॉस्फोराइलेशन के लिए और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH2 यूज होगा ताकि रिडक्शन हो CO2 का। 6th मॉलिक्यूल CO2 के लिए 6 टाइम्स कैल्विन साइकिल रिक्वायर्ड होगी ताकि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने। तो 1 ग्लूकोज के लिए 6 CO2 यानी 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल लगेगा ना। रीजेनरेशन, इसमें किसे रीजेनरेट कर रहे हैं? CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यानी RUBP को। ये क्रूशियल स्टेप है अगर आप चाहते हो कि साइकिल बिना रुके चलती रहे, इसीलिए रीजेनरेट कर रहे हैं। इसमें भी 1 ATP चाहिए होती है ताकि वापस RUBP बने। प्लीज ये लाइन लिखिए, इस लाइन को नोट करो, लिखिए। रीजेनरेशन is crucial. Regeneration is crucial if cycle is to continue. Regeneration is crucial if cycle is to continue uninterrupted. Interrupt मतलब रुकना, अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके लगातार चलती रहे, क्योंकि अगर रीजेनरेट नहीं करेंगे तो एक दिन RUBP खत्म हो जाएगा और साइकिल रुक जाएगी। अनइंटरप्टेड। तो ध्यान रखना, अगर मोस्ट क्रूशियल स्टेप करके क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप। पर अगर ये आएगा कि साइकिल अनइंटरप्टेड चलती रहे, इसके लिए क्रूशियल क्या है, तो आंसर रीजेनरेशन आएगा। दोनों क्लियर है सबको? ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे ये बताओ, पहले ये दिखा देती हूं फिर आपसे पूछूंगी। देखो NCERT में कैसे दिया है फुल कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये CO2 आई एटमॉस्फेयर से, ये जुड़ी RUBP यानी रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या 1,5 रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। यहां पर इसने इसका स्वागत किया पानी यानी प्लस H2O, तो CO2 प्लस H2O प्लस RUBP, ये पहला स्टेप हुआ। कार्बोक्सिलेशन RUBP लगेगा और इससे बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑफ कोर्स इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, इसके बाद डायरेक्ट पागल बना दिया यानी ट्रायोज फॉस्फेट। एक्चुअली बीच में पहले 1,3-BPGA बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा पागल ट्रायोज फॉस्फेट। यहां पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया ATP और NADPH2 यूज होंगे, उससे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP निकलेंगे। ये सेकंड स्टेप है रिडक्शन का। ऑफ कोर्स 1 CO2 है तो कायदे से ये भी 2 बनने चाहिए, तो ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, सब कुछ 2 2 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से 6 हुए टोटल, 3 कार्बन इंटू 2 6 कार्बन। 6 कार्बन में से 5 कार्बन रीजेनरेशन में यूज करेंगे, यहां पर भी ATP का यूज होगा, ये थर्ड स्टेप है रीजेनरेशन। और 1 कार्बन बाहर निकल जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए। ऐसे जब 6 साइकिल चलेंगी, 6 कार्बन मिलेंगे तो ग्लूकोज फॉर्म होगा, जो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट एंड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं बेटा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, सुनो। जब ATP यूज हो रही है ना तो ADP बनती है। देखो सुनो, कितना ब्यूटीफुल किताब है NCERT, आज आपके दिल से वहां निकल जाएगी। वाह वाह ताज वाह। सुनो सुनो, जब ATP में से फॉस्फेट मैंने इसको दे दिया ताकि ये बन जाए, तो बचा क्या? ADP। यहां पर भी ATP में से फॉस्फेट दे दिया तो बना ADP, क्योंकि फॉस्फेट तो अंदर चला गया मॉलिक्यूल के। पर NCERT में ध्यान से देखो, क्या जबरदस्त है। यहां तो ATP का फॉस्फेट दिया तो ADP ही दिखा रही है, पर यहां ATP के बाद ADP नहीं, ये भी बता रही है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उन्हें लगता है एक भैया फॉस्फेट बाहर ऐसे थोड़ी निकलेगा, फॉस्फेट तो यूज हो गया। ये कौन सा फॉस्फेट निकला है? ये वाला फॉस्फेट है, ये जो मैंने आपसे बोला ना 1,3-BPGA में हर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट है, पर इसके हर मॉलिक्यूल में 1 फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट बाहर निकला है।
देखो आप क्या मजेदार चीज है, यहां तो फॉस्फेट उठाकर इसको दिया ताकि ये बने, और इससे फॉस्फेट बाहर निकाल दिया ताकि ये बने। तो आप कहोगे मैडम इतना लफड़ा क्यों किया, सीधे बन जाता। बेटा सीधे नहीं बन सकता, वो केमिस्ट्री ऐसी है, रिएक्शन ही ऐसी है। तो यहां तो फॉस्फेट देके ये बनाया क्योंकि इसमें 1 फॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट है, पर यहां से ये बनाने में फिर उस फॉस्फेट को निकाल दिया। लेकिन एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज कहलाएगा क्योंकि एटीपी को हम यूज तो कर रहे हैं। जितनों को समझ में आ गया मुझे यस या थम्स अप दो, और जितनों को नहीं समझ में आया छोड़ दो, छोड़ दो, भूल जाओ। बस डायग्राम में याद रखना है यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बना है, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज दे दी डिटेल में, पूछ ली, तो अपन गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, मजे आए इस पॉइंट पे, मजे आए। चलो अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताती हूं, सुनो ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे मेरे नादान परिंदों का। एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया, क्लियर हो गया ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया 1 ग्लूकोज के लिए क्या क्या चाहिए। यानी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एवरी CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP 2 NADPH2 रिक्वायर्ड है, 1 CO2 के लिए। ठीक है, अब ये सब मैं लिखवा चुकी, यानी जब 6 CO2 अंदर जाएंगे तो 1 ग्लूकोज बनेगा। जब 18 ATP यूज होंगे तो 18 ADP मिलेंगे, और जब 12 NADPH2 यूज होंगे तो 12 NADP आउट होंगे। आ रहा है समझ में? ATP यूज होगा ADP निकलेगा, NADPH2 यूज होगा NADP निकलेगा, CO2 यूज होगा ग्लूकोज निकलेगा। इन आउट, अच्छे से समझ में आ गया? चलो आओ अब एक मजेदार बात बताती हूं, फुल कंसंट्रेशन से सुनना। सुनो, लिखना मत अभी। हम कह रहे हैं कि 3 ATP लग रही है और 2 NADPH2 लग रहे हैं 1 CO2 के लिए, जब 1 CO2 को फिक्स करना है। अब मजेदार बात सुनो, फुल कंसंट्रेशन सुनो। हाँ, 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी था, अभी जो इन और आउट वाला आपको बताया। सुनो, आपको याद है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 2 फोटोफॉस्फोराइलेशन पड़े हैं। इस पे ओनली ATP बनती है और इस पे ATP भी बनी थी और NADPH2 भी बना था, इतना याद है? आखिर यही क्यों नहीं हो जाता, इसकी एक्स्ट्रा जरूरत क्यों है? क्योंकि ATP एक्स्ट्रा चाहिए, NADPH2 से ज्यादा ATP चाहिए, तो ज्यादा ATP बना रहे हैं। ये देखो क्या मजेदार बात है। इसीलिए नेचर ने साइक्लिक भी दिया है, ताकि साइक्लिक से एक्स्ट्रा ATP बने, वो जो रीजनरेशन स्टेप में एक्स्ट्रा ATP यूज हो रही है। NADPH2 और ATP यहां तो बराबर बनते हैं। चलो आ जाओ, ये अब मैं आपको लाइन लिखवा रही हूं इसकी नोट्स में। आइए लिखिए, प्लीज लिखिए नोट्स में, लिखिए, लिखो 3 ATP and 2 NADPH2 required। लिखो 3 ATP and 2 NADPH2 required, full stop। It is to meet this difference, it is to meet this difference in number of ATP and NADPH2 used। ATP यूज हो रही है 3, NADPH2 यूज हो रहे हैं 2। अगर हम 1 CO2 फिक्स की बात करें, ये कहां यूज हो रहे हैं? इन डार्क रिएक्शन, दैट, इसीलिए दैट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि साइक्लिक में एक्स्ट्रा ATP बन रही है। नॉन साइक्लिक में जितनी ATP बनती है उतने NADPH2 बन रहे हैं, पर एक्स्ट्रा ATP जो चाहिए 2 NADPH2 चाहिए, पर 1 एक्स्ट्रा यानी 3 ATP चाहिए, उसके लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाई साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स to meet the difference in the number of ATP and NADPH2 used in dark reaction।
ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले ही दे दिया था आंसर, क्या बात है, क्या बात है, लिख लिया सबने। चलो आ जाओ, तो एक लाइन अपन खुद लिखते हैं, अपन खुद लिखते हैं अब। चलिए आइए लिखिए, लिखो 6 CO2 इन तो 1 ग्लूकोज आउट। जब 6 CO2 इन होंगे तो 1 ग्लूकोज आउट होगा। इसमें 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH2 लगेंगे। NADPH बोलो या NADPH2 एक ही बात है। तो जब 18 ATP यूज करोगे तो बाहर निकलेगा 18 ADP और 12 NADPH2 यूज करोगे तो बाहर निकलेगा 12 NADP बोलो या NADP प्लस बोलो, एक ही बात है। तो इन और आउट अच्छे से समझ में आ गया, क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सबको। PYQ अभी 2023 में क्वेश्चन आया था, राइट? नहीं स्टूडेंट्स, फिलहाल किसी बैच में मैं जूलॉजी नहीं पढ़ा रही हूं, कंप्लीट बैच में वन शॉट ले रही हूं, बट दैट इज वेरी वेरी इनफ फॉर यू। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसको करके, NCERT लाइन बाय लाइन। चलो यकीन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। सो दिस इज ऑल अबाउट, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देती हूं। दिस इज ऑल अबाउट कैल्विन साइकिल। आ गए मजे? अब साइंटिस्ट ने देखा था ना कि एक और तरह के पेड़ है C4 पेड़, तो सवाल ये उठता है कि ये C4 पेड़ कहाँ मिलते हैं और क्या ये मोर एडवांस्ड है या लेस एडवांस्ड है, और इनमें अलग सी साइकिल क्यों चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस का अब हम जवाब ढूंढेंगे। उसका जवाब ढूंढने के लिए हमें घुसना पड़ेगा एक एंजाइम के अंदर, और वो एंजाइम है पृथ्वी पर पूरी दुनिया में मिलने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में रुबिस्को। प्लीज हेडिंग लिखिए, रुबिस्को एंजाइम, लिखो रुबिस्को एंजाइम। इसमें देखो मैंने कैपिटल क्या लिखा है और मैंने स्मॉल क्या लिखा है, वो बड़ा ध्यान से देखना। रुबिस्को एंजाइम ये मोस्ट अबंडेंट, पूरी पृथ्वी पर मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बोलो, या एंजाइम तो प्रोटीन्स भी होते हैं ना, या प्रोटीन बोलो, इन होल बायोस्फीयर, पूरी अर्थ पे, पूरी बायोस्फीयर पे, यानी आप पूरे 5 किंगडम्स ले लो, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में जितने एंजाइम्स हैं या जितने प्रोटीन्स हैं उनमें से मैक्सिमम अमाउंट इसी का होता है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। अब ये जो प्रोटीन है, एंजाइम है, ऐसा समझो ये कुछ ऐसा है। एंजाइम में एक्टिव साइट होती है ना, तो इसका सबस्ट्रेट कौन है? RUBP। RUBP इसका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट RUBP। लेकिन मैंने इसको सोनू नाम दिया है, सॉरी T2 याद है, सोनू के T2 की स्वीटी, सोनू के T2 की स्वीटी, ये मेरे लिए तो मेरा प्यारा T2 है। क्यों है ये T2? क्योंकि कभी तो ये दोस्ती की तरफ भागता है, सोनू को चूज करता है, और कभी इसका दिल स्वीटी पर आता है तो ये स्वीटी की तरफ भागता है। यानी इसका बेटा डुअल नेचर है, डुअल नेचर, अभी सब समझा रही हूं। डुअल नेचर, डुअल नेचर मतलब ये किसी एक की तरफ नहीं है, इसने दोनों नावों पे पैर सवार, दोनों नावों पे सवार है ये। इसमें CO2 भी आ सकता है और इसमें O2 भी आ सकता है, यानी RUBP के साथ तो जुड़ेगा ही, पर इसमें ये O2 भी जोड़ सकता है और CO2 भी जोड़ सकता है। यानी इट एक्ट एज या तो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा अगर CO2 ऐड करेगा, या ऑक्सीजिनेज की तरह काम करेगा अगर O2 ऐड करेगा। यानी इसकी एफिनिटी दोनों के साथ है, इसे बोलते हैं कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग। कंपटीशन होगा, O2 ज्यादा तो O2 जोड़ने लग जाएगा, CO2 ज्यादा तो CO2 जोड़ने लग जाएगा। यानी एफिनिटी तो दोस्ती दोनों के साथ है, एफिनिटी विथ
बोथ O2 एंड CO2, दोनों का दोस्त है। इसे स्वीटी भी चाहिए, इसे सोनू भी चाहिए, पर भैया एक ही मिलता है, तो कभी सोनू के साथ जाता है तो स्वीटी रूठ जाती है, कभी स्वीटी के साथ जाता है तो सोनू रूठ जाता है। कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है, कंपटीशन चलेगा, उस पिक्चर में भी कंपटीशन चला था। अगर इफ O2 मोर देन CO2 है तो ये ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा, यानी ये RuBP के साथ ऑक्सीजन जोड़ेगा। लेकिन अगर CO2 मोर देन O2 है तो ये RuBP के साथ CO2 जोड़ेगा, CO2। यानी ये डुअल नेचर है, इसका दोहरा नेचर है। ऐसा समझो बेटा, ये ऐसी गर्लफ्रेंड है जो कहीं भी पाला बदल सकती है, या ऐसा एम्प्लॉय है जो 5-5 हजार के लिए इधर की उधर नौकरी कर सकता है। बेसिक समझ में आ रहा है? RuBP का कैरेक्टर नेचर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा नहीं है ये। कभी तो ये सोनू की तरफ जाता है, और कभी जब प्यार का बुखार चढ़ता है तो ये स्वीटी की तरफ जाता है। जब इसे प्यार का बुखार चढ़ता है तो ये स्वीटी की तरफ जाता है। तो अगर O2 ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा, अगर CO2 ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। पर सबस्ट्रेट RuBP है, RuBP में CO2 जोड़ेगा या RuBP में ऑक्सीजन ऐड करेगा। अगर RuBP में CO2 जोड़ेगा तो केल्विन साइकिल चलेगी। अभी अभी हमने देखा, यही तो हुआ था, RuBP में CO2 जोड़ा था, केल्विन साइकिल चलेगी, और केल्विन साइकिल चलेगी तो खाना बनेगा, फूड सिंथेसिस होगा, फूड सिंथेसिस। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, फूड सिंथेसिस होगा, अकर्स, केल्विन साइकिल चलेगी। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो केल्विन साइकिल नहीं चलती, नो केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल नहीं होगी तो खाना भी नहीं बनता, नो फूड सिंथेसिस। बल्कि एक बड़ा खतरनाक प्रोसेस शुरू होता है, सिखाऊंगी आगे की क्लासेस में, फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स। और फोटो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स बहुत खतरनाक है, राक्षस जैसा प्रोसेस है, पेड़ के लिए बड़ा नुकसानदायक है। इसे बोलते हैं डबल वेस्टफुल प्रोसेस। खाना तो बना नहीं, उल्टा फोटो रेस्पिरेशन से नुकसान हो जाएगा, पढ़ाऊंगी। डबल वेस्टफुल प्रोसेस, बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होने लगता है। अच्छा, अगर दोनों बराबर है तो, अगर सोनू भी की भी याद आ रही है, दोस्त की भी याद आ रही है, और प्यार की भी याद आ रही है, तो लड़के जनरली दोस्ती को चुनते हैं, दोस्त और प्यार में से दोस्ती को चुनते हैं। उस पिक्चर में भी दोस्त को ही चुना था। तो या तो ये ज्यादा हो या अगर बराबर भी हो, इफ CO2 इक्वल टू O2 या CO2 मोर देन O2। ठीक है, अब मैं रुबिस्को का फुल फॉर्म बताने वाली हूं। अब मैं रुबिस्को का फुल फॉर्म बताऊंगी आपको। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं रुबिस्को का फुल फॉर्म। रुबिस्को देखो, ये तो इसका सबस्ट्रेट है RuBP, यानी रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। एक बार पूरा लिख देती हूं, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट जो इसका सबस्ट्रेट है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, और कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर सकता है या ऑक्सीजनेस की तरह। सो RuBP फुल नेम है RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, RuBP रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। दिस इज द फुल नेम ऑफ रुबिस्को। ध्यान रखना, सबस्ट्रेट जो है वो RuBP है और एंजाइम जो है वो रुबिस्को है। एट अ टाइम, वन पर्टिकुलर समय पे आइदर या तो कार्बोक्सिलेज या तो ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा। अगर कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, हमने शॉर्ट में उसे RuBP कार्बोक्सिलेज इतना नाम दे दिया था। अगर ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता तो हम RuBP ऑक्सीजनेज बोल देते, पर वैसे इसका पूरा नाम है RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, यानी रुबिस्को एंजाइम।
रुबिस्को को काम करने के लिए भी लाइट चाहिए होती है, पता है आपको, रेड लाइट चाहिए होती है, मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं। हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यह भी एक कारण है कि पूरे अंधेरे में खाना नहीं बन सकता, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी चाहिए और इसको भी थोड़ी लाइट चाहिए होती है काम करने को। एनीवेज, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आप ये सब क्यों बता रहे हो? ध्यान से सुन, ऐसा कब होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए बजाय CO2 के? देखो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अगर हाई लाइट है, मतलब बहुत गर्मी है, देखो अगर गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा होगी। मतलब अभी जैसे मेरे स्टूडियो में लाइट बहुत है तो गर्मी भी ज्यादा होती है। तो जितना धूप होती है, जितनी लाइट होती है, उतनी गर्मी होती है। आपको मालूम है, आप लाइट खूब सारी लगा दो तो पसीने आने लग जाएंगे। तो हाई लाइट अगर है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर है, या हाई टेम्परेचर हाई लाइट, एक ही बात है। तो जहां पर भी हाई लाइट है, हाई टेम्परेचर है, ऐसा कहां होता है? ऐसा इक्वेटर के पास होगा। इक्वेटर के पास कौन से एरियाज हैं? ट्रॉपिकल एरियाज है। वहां पर O2 इज मोर देन CO2। पता है क्यों? एक बेसिक सिखाऊं आपको, फिर भले ही भूल जाना। एक्चुअली पेड़, ट्रॉपिकल एरिया पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है, यानी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, यानी O2 ज्यादा रिलीज होती है, तो इनके आसपास O2 बहुत बढ़ जाती है। नहीं आया समझ तो छोड़ देना। तो ऐसा होता कहां पर है? ऐसा होता कहां पर है? ऐसा होता है इन हाई टेम्परेचर, देन हाई लाइट इंटेंसिटी। गर्मी ज्यादा हो, लाइट ज्यादा हो, सब एक ही बात है। यानी इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में हाई लाइट, हाई टेम्परेचर, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में, यहां पर O2 इज मोर देन CO2। अब एक बात ध्यान से सुनो, प्रकृति में, पृथ्वी पर, अर्थ पे पहले C3 प्लांट्स आए थे, डाइकॉट्स पहले आए थे, अगर आपको मालूम हो। तो ऐसे पेड़ इन जगहों पे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहां पर O2 मोर देन CO2 है। तो रुबिस्को तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, खाना बनेगा नहीं, पेड़ भूखा मर जाएगा। पेड़ मर जाएंगे तो हर्बीवोर, कार्बीवोर, सारे एनिमल्स वगैरह सब मर जाएंगे। तो नेचर ने क्या किया, जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे डाइकॉट से मोनोकॉट बने, अब ये डाइकॉट्स इन एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहां गर्मी बढ़ रही है, आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो नेचर ने को क्या करना पड़ेगा, कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। उस तोड़ निकालने के लिए ही C4 प्लांट्स का प्रकृति ने विकास किया, नेचर ने एवोल्यूशन किया C4 प्लांट्स का। उसकी एनाटॉमी में चेंज किया, पत्ती की, लीफ की एनाटॉमी में चेंज किया। क्या चेंज करा उसे आज पढ़ेंगे अपन, और साइकिल फिर अगली बार पढ़ेंगे, C4 साइकिल एग्जैक्टली कैसे होगी। इतना समझ में आया कि हो क्यों रहा है ये? समझ में आया? क्योंकि इन एरियाज में O2 मोर देन CO2 है, तो रुबिस्को वर्क करेगा लाइक ऑक्सीजनेज, यानी खाना नहीं बनेगा, उल्टा नेगेटिव प्रोसेस होगा फोटो रेस्पिरेशन। उससे इन्हें बचाने के लिए नेचर ने C4 प्लांट्स की रचना करी। आइए हेडिंग लिखिएगा, C4 पाथवे। C4 पाथवे, इसका एक और नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे, साइंटिस्ट के नाम पर, हैच एंड स्लैक पाथवे। बाकी दो नाम लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हैच एंड स्लैक पाथवे, ये रहने दो, ये रहने दो। इसमें इन पेड़ों में भी खाना तो कैल्विन साइकिल से ही बनेगा, मैं सिखाऊंगी अगली बार आपको, खाना तो उसी से बनेगा। C4 पाथवे या हैच एंड स्लैक पाथवे, ये नाम भी आना चाहिए, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया। चलिए ये कहां होगा, लिखो C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स डैश करके लिखो, इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज, इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। अभी 2 साल पहले इन पर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आया था। एग्जाम्पल, C4 प्लांट के एग्जाम्पल, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ये 3 नाम एनसीईआरटी में दिए हैं।
गेहूं चावल को छोड़ दो, राइस व्हीट को, तो सारे मोनोकॉट्स, और एक डाइकॉट होता है एमरैंथस। बट एनसीईआरटी में ये 3 नेम्स दिए, ये टिप्स पर होने चाहिए, शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम, शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम, 3 नाम लिखो। अब नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें C4 पाथवे क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, पर खाना यहां पर भी कैल्विन साइकिल से बनेगा। कैसे मैं आपको सिखाऊंगी, पर अभी एक बार लिखो दो दीज प्लांट्स हैव, हालांकि these plants have 4 कार्बन यानी C4OA oxaloacetic acid as first CO2 fixation product। मैं सिखाऊंगी, अगली क्लास में सिखाऊंगी। Though these plants have C4OA as first CO2 fixation product, they use C3 pathway और कैल्विन साइकिल एज मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, यानी जो शुगर फॉर्मेशन होगा वो यहां पर भी कैल्विन साइकिल से ही होगा। हमने आज क्लास के शुरू में भी तो यही लिखा था, स्टार्टिंग में भी रोट कि खाना तो कैल्विन साइकिल से ही बनता है, चाहे C3 पेड़ हो, C4 पेड़ हो, कैम पेड़ हो, कुछ भी हो। मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, मेन पाथवे जिससे फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, वो यही होगा। ठीक है, अब नेचर ने क्या चेंज करा उसे समझना है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दो बेटा, इसमें आगे बढ़ने के पहले एक बात और बता दो। अगर कोई आपसे पूछे कि कैल्विन साइकिल के जो 3 स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन, उनमें से विच स्टेप, किस स्टेप पर ग्लूकोज बनता है, बताओ। विच स्टेप is associated with formation of glucose in Calvin cycle? प्लीज चैट बॉक्स में लिख कर दीजिए मुझे, जब तक आप लिखेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। सोनू के T2 की स्वीटी में मजे आ गए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस स्टेप में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। बहुत बढ़िया आंसर्स आने लग गए हैं आप लोगों के। वेल डन। रिडक्शन, देखो रिडक्शन के बाद ग्लूकोज बन रहा है, तो प्लीज इसको भी नोट कर लो, कहीं पर भी जहां पे भी रिडक्शन लिखा है लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, रिडक्शन में लिख लो कहीं पर भी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यहीं लिख दो भले ही, लीड्स टू ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज जो बनता है वो सेकेंड स्टेप के बाद फिर ग्लूकोज बन जाएगा और एक तरफ रीजनरेशन चलता रहेगा। तो प्लीज इसको नोट कर लेना, ठीक है। चल, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है तो लिख ही चुके। आ जाइए जी, C4 पेड़ों की बात करते हैं, क्या प्रकृति ने किया है। चल, तो C4 पेड़ जो है मैं भी आपको बताऊंगी, हाई लाइट इंटेंसिटी झेल पाएंगे, हाई टेम्परेचर्स को झेल पाएंगे, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। हालांकि O2 ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। इनफैक्ट डबल खाना बनाते हैं, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी। और ये क्यों? क्योंकि इनकी लीफ एनाटॉमी डिफरेंट हो जाती है। लिखिए, C4 प्लांट्स आर स्पेशल, लिखो पहले, C4 प्लांट्स आर स्पेशल। कम ऑन एवरीबॉडी, राइट इट डाउन। C4 प्लांट्स आर स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, सब समझ में आएगा। लिखो, नंबर वन, दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी, दैट इज क्रैन्स एनाटॉमी। मैं सिखाऊंगी अभी, डोंट वरी, कुछ भी नहीं रटना, क्रैन्स एनाटॉमी। नंबर 2, टॉलरेट हायर टेम्परेचर। नंबर 3, टॉलरेट हाई लाइट इंटेंसिटी। अभी यही तो बात की है कि C4 पेड़ कहां मिलेंगे? ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में, जहां पे O2 इज मोर देन CO2, फिर भी खाना बनाएंगे हम। हाई लाइट, हाई टेम्परेचर, लैक फोटो रेस्पिरेशन, फिर भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, कमाल होगा, बताएंगे कैसे। लैक फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब जो खाना बन रहा है, फूड सिंथेसिस डबल बनता है C3 की तुलना में, डबल खाना बनाते हैं। ड्राई एरिया में है, O2 मोर देन CO2 है, फिर भी खाना ज्यादा बनाएंगे, डबल। और पता है पानी आधे ही यूज करते हैं। बहुत बढ़िया पेड़ होते हैं, अभी आगे देखेंगे।
चलिए आ जाओ, अब हम फुल पेज ले लो, फुल पेज ले लो, एक डबल पेज ले लो। क्रैन्स एनाटॉमी सिखा रही हूं आपको। देखो क्रैन्स एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? एनाटॉमी मतलब टिश्यूज की बात कर रहे हैं, पत्ती के अंदर होता है, लीफ के अंदर बदलाव आएगा, अभी देखेंगे अपन। बेटा क्रैन्स का मतलब होता है रेत। आप कहोगे मैम रेत का क्या मतलब होता है? रेत का मतलब होता है पुष्पांजलि, पुष्प अंजलि यानी पुष्पांजलि, फूलों की माला। आपने देखा है जब हमारे सिपाही शहीद होकर आते हैं, सिपाही कोई भी सिपाही जब शहीद होकर आया, सपोज इस तरह से हम एक बना देते हैं फोटो, शहीद होकर जब आए तो एक फूलों का हार उन्हें ऐसे चढ़ाया जाता है, फूलों का हार, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहां बनेगा, पुष्पों का हार, फूलों का हार। इसीलिए इसे रेत, इंग्लिश में उसे रेत बोलते हैं, टेक्निकली क्रैन्स बोलते हैं, वहां से ये शब्द आया है। अब ये कैसे होगा, आ जाओ उसको समझते हैं अपन। फुल पेज ले लेना, सेंटर में मैं कुछ बनाऊंगी और साइड में मैं लिखूंगी। देखो नॉर्मली क्या होता था, अभी बनाना मत, ये एपिडर्मिस थी, ठीक है, ऐसे एपिडर्मिस थी, ये वस्कुलर बंडल था, याद आ रहा है। और अगर आपको याद हो मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, तो मोनोकॉट में पूरा मीजोफिल टिश्यू ऐसा था, पूरा एक ही तरह के मीजोफिल सेल थे। अब मीजोफिल सेल तो गोल गोल थे, उनके बीच में स्पेसेस भी थी, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता था, हमने यही पढ़ा था। यानी CO2 O2 यही एटमॉस्फेयर में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि O2 ज्यादा है, इन सेल्स के अंदर भी O2 ज्यादा हो जाती है, और अगर इनके अंदर O2 ज्यादा हो गई तो इनके क्लोरोप्लास्ट में जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करता, यानी वो फोटो रेस्पिरेशन करता, कैल्विन साइकिल नहीं करता, खाना नहीं बनता। तो प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने इस बंडल के चारों तरफ स्पेशल सेल्स बना दिए, फूलों के हार जैसे। यानी दो तरह के सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, एक ये नॉर्मल वाले मीजोफिल सेल्स, और एक ये जो बंडल के आसपास हैं, इन्हें बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं, फूलों के हार जैसे, इसीलिए क्रैन्स एनाटॉमी। आ जाओ अब मैं बना के दिखाती हूं। देखो ये सपोज करो एपिडर्मिस है, ये मेरे लिए इतने काम का नहीं है, ये तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास बना रही हूं। ये एक बंडल बना रही हूं अब मैं, ये वस्कुलर बंडल है सपोज, इसके चारों तरफ मल्टी लेयर्ड कुछ सेल्स बना दिए प्रकृति ने, नेचर ने। ये देखो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कोई स्पेस नहीं है बीच में, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं बंडल के अराउंड। ऐसा कुछ नॉर्मल C3 प्लांट्स में नहीं होता। और बाकी ये नॉर्मल मीजोफिल सेल्स हैं जिनके बीच बीच में स्पेसेस भी होती हैं, इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट है, दोनों फोटोसिंथेटिक है, लाइक दिस, इस तरह से। यानी इनके अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं, एक मीसोफिल सेल्स, लिखिए मीसोफिल सेल, जो C3 में भी होता है बेटा, C3 में भी होता है, मैं इसे शॉर्ट में MSC लिख देती हूं, मीसोफिल सेल, MSC। और दूसरी तरफ ये स्पेशल, देखो फूलों का हार लग रहा है, बंडल के अराउंड है, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। एक एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगी, कुछ भी नहीं रटना है, प्रॉमिस यू। बंडल शीथ सेल, इसे मैं BSC बोल देती हूं, बंडल शीथ सेल, BSC। MSC एंड BSC दोनों में क्लोरोप्लास्ट है, 2 टाइप के सेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, ठीक है। फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे आपका यहां पर, फुल कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनो। ये जो मीसोफिल सेल्स है ये नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स मतलब राउंड है, लूजली पैक्ड है, यानी इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर से O2 CO2 अंदर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, यानी परवियस टू गैसेस हैं, परमिएबल, परवियस टू गैसेस हैं। अब बेटा यहां क्या होगा,
प्रकृति में O2 मोर देन CO2 है, यानी इन मीजोफिल सेल के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। एक तो एनवायरमेंट से ही O2 ज्यादा आ रही है, और ऊपर से इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रैनम, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, नॉर्मल जैसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर ग्रैना है मतलब थाइलाकॉइड की ऐसी पाइल है, गठरी है। इधर पे तो फोटो सिस्टम 1 होता है, आपको सिखाया था, और अप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 2 होता है। यानी इन सेल्स के अंदर जो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट हैं, यानी इनमें बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट है। और अगर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है, यानी साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब तरह से एटीपी भी बनेगी, और फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट है तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट है। और अगर पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज भी होगी, बिल्कुल होगी। यानी एटमॉस्फेयर से भी O2 ज्यादा आ रही है कंपेयर्ड टू CO2, और अंदर भी O2 प्रोड्यूस हो रही है इस सेल के। यानी कुल मिलाकर इस सेल में O2 मोर देन CO2 हो जाएगी, बिकॉज एटमॉस्फेयर में भी ज्यादा है, प्लस वाटर भी टूट रहा है क्योंकि फोटो सिस्टम 2 है। यानी इस सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को मिला तो वो तो ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा, वो तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, वो तो नुकसान कर देगा। तो प्रकृति ने बोला रुबिस्को एब्सेंट, रुबिस्को भाई आप जाओ यहां से, रुबिस्को एब्सेंट, एब्सेंट, रुबिस्को एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है आपको बताया, क्योंकि अगर रुबिस्को होता तो यहां फोटो रेस्पिरेशन हो जाता। अब रुबिस्को तो चाहिए यार, अगर रुबिस्को नहीं होगा तो खाना कौन बनाएगा। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा इस रुबिस्को के लिए स्पेशल सेल्स बनाओ, ऐसे सेल बनाओ जहां पर ऑक्सीजन घुस भी ना पाए, वहां फोटो सिस्टम 2 भी गायब कर दो। फोटो सिस्टम 2 कैसे गायब करें भाई, आ जाओ सीखेंगे। तो स्पेशल सेल्स बनाए, ये मल्टी लेयर्ड हैं, बहुत सारी लेयर्स में बनाए हैं, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ बनाए हैं, अराउंड वस्कुलर बंडल, तभी तो बंडल की शीट कह रहे हैं। तो बंडल के चारों तरफ मल्टी लेयर सेल्स बनाए हैं, बड़े बड़े बनाए, और उनकी दीवार एकदम मोटी कर दी, कॉम्पैक्टली पैक्ड कर दिया, स्पेस ही नहीं रहेगी, गैस घुस ही नहीं सकती है। क्या किया बेटा, एक एक शब्द सुनो, क्या किया, लार्ज, थिक वॉल्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स। इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर स्पेस है ही नहीं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मोटी सी दीवार है, ऑक्सीजन घुस ही नहीं पाएगा। इम्परवियस टू गैसेस, इम्परवियस टू गैसेस। फिर किसी ने आकर कहा कि भाई भले ही बाहर से O2 ना आ पाए, अंदर तो बन सकता है। प्रकृति ने कहा इसका फोटो सिस्टम 2 गायब करो। अब फोटो सिस्टम 2 कब गायब होगा, जब अप्रेस्ड पार्ट गायब हो। और अप्रेस्ड पार्ट कब गायब होगा, जब आप इसकी ढेरी ना बनाएं। अगर मैं सिर्फ ऐसा बना दूं, मान लो देखो बस ऐसा अकेला, एक 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 अकेला अकेला, तो जो भी है वो एक्सपोज्ड पार्ट है, ओनली फोटो सिस्टम 1 होगा। यानी इसमें थाइलाकॉइड तो है, ध्यान से सुनो, पर वो ग्रैनम नहीं बनाते, इसमें है ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। वहां ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, पर यहां ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। और इसी कारण से अप्रेस्ड पार्ट नहीं है, और इसी कारण से फोटो सिस्टम 2 नहीं है, इसी कारण से वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, और इसी कारण से O2 का रिलीज भी नहीं होगा। ये सब कुछ एब्सेंट होगा, एब्सेंट। आ गए, मजे आ गए, ये सब कुछ एब्सेंट होगा।
तो ना तो O2 बाहर से अंदर आएगी और ना O2 अंदर प्रोड्यूस होगी, यानी इन सेल्स के अंदर CO2 मोर देन O2 होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर खाना बनेगा, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर सकता है, यानी यहां पे रुबिस्को प्रेजेंट, यानी यहां पर होगा ग्लूकोज सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस, कैल्विन साइकिल, यहां पे होगी कैल्विन साइकिल, या कहो फूड सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस, कुछ भी बोलो, वो सब कुछ यहां पे प्रेजेंट होगा। मैं एक बार फिर बोल रही हूं, फुल कंसंट्रेशन से सब लोग सुनो। नॉर्मली C3 पेड़ में जितने भी मीजोफिल सेल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, राउंड है, लूजली पैक्ड है, गैसेस आराम से अंदर आ जा सकती हैं, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है जिनमें थाइलाकॉइड का ग्रैनम बना है, अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड दोनों पार्ट्स हैं, फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों हैं, 2 है तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी, O2 रिलीज होगा, यानी ऑलरेडी एटमॉस्फेयर से O2 ज्यादा आ रहा है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी O2 रिलीज हो रहा है, कुल मिला के टोटलिटी में O2 मोर देन CO2 है। अगर यहां रुबिस्को रखा तो इट विल वर्क एज ऑक्सीजनेज विच वी डोंट वांट, तो यहां पे नेचर ने रुबिस्को एब्सेंट कर दिया, यानी यहां पे कैल्विन साइकिल नहीं हो सकती है, यहां पे खाना नहीं बन सकता है, तो नेचर ने इन्हें गायब क्यों नहीं किया, अभी सब सीखेंगे अपन। नो कैल्विन साइकिल, नो फूड सिंथेसिस, नॉर्मल पेड़ों में, C3 पेड़ों में ये सब कुछ मीजोफिल सेल में होता है, पर यहां नहीं हो सकता है। प्रकृति ने बोला एक और तरह के सेल्स बनाओ, बंडल के चारों तरफ मल्टी लेयर्ड लार्ज सेल्स, थिक वॉल्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड, ताकि गैसेस ना जा सके, कोई स्पेस नहीं, PS2 भी आउट करना है तो ग्रैनम का क्रिएशन मत करो, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बनाओ, थाइलाकॉइड तो है पर ग्रैनम नहीं बन रहा, फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, O2 की रिलीज नहीं होगी, बाहर से O2 आ नहीं रही है, अंदर O2 बन नहीं रही है। यहां हम रुबिस्को प्रेजेंट कर सकते हैं या खाना बना सकते हैं, यहां पर ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं है, ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट। अब बेटा एक बात बड़ा ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन, आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि मैम अगर यहां पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, गैसेस नहीं जा सकती, तो O2 तो नहीं जा रही, बहुत खुशी की बात है, वी आर वेरी हैप्पी, पर फिर CO2 भी तो नहीं जा सकती। मैं कहूंगी यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर O2 नहीं घुस सकता तो CO2 भी तो नहीं घुसेगा, दोनों ही गैसेस हैं, इसीलिए तो अभी तक प्रकृति ने इन्हें रखा है। मैं आपको सिखाऊंगी कि जो एटमॉस्फेयर से CO2 आएगा ना, जैसे मान लो इधर स्टोमेटा है, तो एटमॉस्फेयर से जो CO2 आएगा वो पहले मीजोफिल के पास ही जाएगा और उसे बड़ी चालाकी के साथ हम फिर यहां घुसाएंगे, गैस के फॉर्म में नहीं, कुछ और तरीके से, रूप बदल के, जो अगली क्लास में बताऊंगी। यानी एटमॉस्फेयर का CO2 कहां आएगा, MSC के पास, और अल्टीमेटली खाना कहां बनेगा, BSC के पास। यानी एटमॉस्फेयर से जो CO2 आएगा उसको पकड़ेगा कौन, MSC के अंदर कोई कंपाउंड होगा। आ जाओ लिखते हैं, सो यहां पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। याद है आपको ग्लाइकोलिसिस में सेकेंड लास्ट कंपाउंड बना था, पेप्सी कहा था, इसी से पाइरुवेट बना था, याद आ रहा है किसी को, तो दिस इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पाइरुवेट यानी ये 3 कार्बन का कंपाउंड है बेटा, 3 कार्बन का कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पकड़ेगा CO2 को, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो 1 कार्बन CO2 का, 3 कार्बन इसका, तो पहला प्रोडक्ट बनता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड। सो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, प्रोडक्ट जो बनेगा OR 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, वो यही बनेगा, मैं सिखाऊंगी आपको, वो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन, वो दोनों यहां बनेंगे। फिर हम बड़ी चालाकी से CO2 को यहां पहुंचाएंगे,
फिर यहां केल्विन साइकिल होगी, यानी इसमें जब CO2 को पकड़ा जाएगा वो रूबी ही पकड़ेगा, RuBp। यहां पे दोबारा से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो रुबिस्को है ना, यहां तो रुबिस्को है ना, तो वही 3PGA बनेगा, वो सब सेम होगा। यानी यहां पे CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, CO2 को चालाकी से पहुंचाऊंगी, वो चालाकी अगली क्लास में सिखाऊंगी। कौन पकड़ेगा, वही रूबी RuBp। और यहां पे पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो केल्विन साइकिल है बेटा, यहाँ केल्विन साइकिल है ना, वही अपना PGA, पूरी केल्विन साइकिल चलेगी 3PGA। तो यहां 3PGA और RuBp ये है प्रोडक्ट और एक्सेप्टर। ये 5 कार्बन का एक्सेप्टर है और 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहां पे 3 कार्बन का एक्सेप्टर है और 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। ये जब साइकिल सिखाऊंगी तो मजे आ जाएंगे। अब यहां तो रुबिस्को पकड़ेगा CO2 को, चालाकी से जो पहुंचाई जाएगी। यहां भी तो CO2 पकड़ने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, रुबिस्को तो आप यहां दे नहीं रहे हो, वरना वो तो खुराफात मचा देता, फोटो रेस्पिरेशन करता, ऑक्सीजनेस की तरह काम करता। तो यहां पर एंजाइम कौन सा होता है, वो एंजाइम जो पेप के अंदर CO2 जोड़े, यानी पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां मिलेगा, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पेपकेज। क्या बोलते हैं, पेपकेज, ऐसे लिखते हैं पेपकेज, यहां मिलेगा पेपकेज। पेपकेज पेपकेज हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता है, इन साइटोप्लाज्म, नॉट इन क्लोरोप्लास्ट। रुबिस्को जो है वो मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहां पेपकेज का कोई काम नहीं है, यहां रुबिस्को महाराज हैं, सो यहां पर पेपकेज एब्सेंट है, पेपकेज एब्सेंट। यानी यहां मिलेगा रुबिस्को और यहां मिलेगा पेपकेज। कितना मजेदार है, देखिए कितना मजेदार है। मैं सिखाऊंगी जब एटमॉस्फेयर की CO2 आएगी वो MSC के पास आएगी, यहां पर पेपकेज CO2 को पकड़वाएगा, पेप को देगा, OA बनेगा। CO2 जो है एटमॉस्फेयर की, वो इस OA के अंदर डाल दिया उसका कार्बन, और बड़ी चालाकी से मैं उसे यहां पहुंचा दूंगी, ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां पे CO2 विल बी मोर देन O2, क्योंकि O2 ना तो बाहर एटमॉस्फेयर से अंदर एंटर कर सकता है, ना अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, O2 है ही नहीं। यहां पर रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, और फिर मैं यहां पे केल्विन साइकिल करके खाना बनवाऊंगी। मजे आ गए, जल्दी से यस या थम्स अप दो। देखो एक एक शब्द समझ के याद करा है हमने, कुछ भी नहीं रटना अगर हमको बेसिक्स आ गए हैं। बेसिक्स पे ध्यान दो। लार्ज सेल्स हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं, थिक वॉल्ड हैं, गैसेस अंदर नहीं जा सकती हैं, O2 अंदर आ नहीं सकता, रिलीज अंदर करवा नहीं रहे हैं हम। यानी C4 पेड़ों के अंदर 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, ग्रैनल एंड ए ग्रैनल। एक चीज और बता देती हूं आपको, देखो आपको क्या लगता है CO2 की ज्यादा गहरी दोस्ती रुबिस्को के साथ होनी चाहिए या पेपकेज के साथ? सोचो बेटा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा CO2 की जो दोस्ती है, एफिनिटी वो पेपकेज के साथ ज्यादा है। यानी अगर कहीं पर पेपकेज भी है और रुबिस्को भी है मान लो, तो किसके साथ पहले जुड़ना पसंद करेगी CO2? बताओ। ये तो मुझे समझ आ गया। देखो मेरे को दाएं हाथ का खेल है, मुझे रटने की भी जरूरत नहीं है। मैडम ने पूछा बताओ रुबिस्को किस सेल में मिलेगा, MSC या BSC? मैम आपको रुबिस्को चाहिए ना, आपको ऐसी जगह चाहिए रुबिस्को जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा ना हो, नहीं तो ये बहुत खुराफाती है, ये गड़बड़ करता है। ऑक्सीजन ना हो, वो कौन से सेल्स हैं जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, पुष्पांजलि जैसे दिखते हैं BSC के अंदर। अगर वहां रुबिस्को होगा तो वहीं पर केल्विन साइकिल होगी, वहीं पर खाना होगा, वहां पेपकेज की जरूरत नहीं है, और दूसरी जगह पेपकेज होगा। नहीं, गलत 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 बेटा, धोखेबाजों को कोई पसंद नहीं करता।
CO2 जानती है, इसका तो नाम ही है पेपकेज। ये सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करता है, ऑक्सीजनेशन नहीं। ये ऐसा एंजाइम है, यहां पी जुड़ती है इसका सबस्ट्रेट और यहां CO2 जुड़ता है। इसकी दोस्ती ओनली CO2 से है, पर ये बहुत खुराफाती है। ये RuBP तो जोड़ता है, पर ये CO2 भी जोड़ सकता है या O2 भी जोड़ सकता है। धोखेबाजों को नोबडी लाइक्स। बोला वो तो अभी CO2 ज्यादा है तो मेरे से दोस्ती है, कल को भाग जाएगा ये O2 ज्यादा आएगी तो। यानी CO2 इसे दोस्ती के लिए प्रेफर करती है। अगर कहीं पर रुबिस्को और पेपकेज दोनों हैं तो CO2 पेपकेज को पसंद करेगी। इतना सा भी अगर CO2 है ना जो रुबिस्को ना पकड़ पाएगा, पेपकेज पकड़ लेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्रैन्स एनाटमी। यानी 2 टाइप के सेल्स हैं, मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स, और 2 टाइप के, ये देखो क्लोरोप्लास्ट है। देखिए मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। लीव्स की एनाटमी को क्रैन्स एनाटमी बोलते हैं। क्रैन्स का मतलब होता है रेत यानी फूलों का हार, पुष्पांजलि। बंडल शीथ सेल मल्टी लेयर्ड है, लार्ज सेल्स है, अराउंड वस्कुलर बंडल है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, लार्ज नंबर अभी लिख लेंगे। ग्राना नहीं होगा इसमें, ए ग्रैनल है, ओनली फोटोसिस्टम 1 होगा, 2 नहीं होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, O2 का रिलीज नहीं होगा। यहां पर रुबिस्को प्रेजेंट होगा, इसकी थिक वॉल होगी, गैसेस कोई भी अंदर नहीं घुस सकती, स्पेस बिल्कुल नहीं है सेल्स के बीच में। ये देखो हमने डिफरेंस लिख दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ ए ग्रैनल है, यहाँ दोनों फोटोसिस्टम है, यहाँ एक ही फोटोसिस्टम है। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ रुबिस्को नहीं है, पेपकेज है। यहाँ रुबिस्को है, पेपकेज नहीं है। जहां रुबिस्को है वहीं खाना बनेगा, वहीं स्टार्च भी स्टोर होगा, यहां नहीं होगा। जो इंटरेस्टेड हो लिख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसका डायग्राम ही इस तरह से बनवाया है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। राइट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी लिख लेते हैं। सेल्स भी बड़े बड़े और क्लोरोप्लास्ट भी बड़े बड़े हैं और बहुत सारे भी हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बट हैं ए ग्रैनल वाले, बहुत सारे हैं। बेटा क्यों है बहुत सारे? क्योंकि इसे खाना बनाना है, कितना इजी है, यहीं पर रुबिस्को है, यहीं पर कैल्विन साइकिल चलेगी, यहीं पर खाना बनेगा, इसीलिए इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। हो गया? ठीक है। अब एक्चुअली C4 साइकिल कैसे होगी, कैल्विन साइकिल बंडल शीथ में होगी, वो सब कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि आखिर C4 पेड़ों का एवोल्यूशन क्यों हुआ, विकास क्यों हुआ, और C4 पेड़ों में 2 टाइप के सेल्स होंगे। क्रैन्स एनाटमी में 2 टाइप के सेल्स हैं, 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, ये भी हमने बात कर ली। तो आ जाओ इस चीज को हम लिख लेते हैं। लिखिए कि C4 प्लांट्स जो हैं उनकी जो लीव्स हैं उनमें 2 टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है, MSC एंड BSC। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, ऐसा लिख देती हूं मैं। 2 तरह के सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स, MSC एंड BSC। और इसी तरह 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट भी हैं, ग्रैनल एंड ए ग्रैनल, 2 टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट है। इसमें है ग्रैनल नॉर्मल वाला और इसमें है ए ग्रैनल, ताकि फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट हो सके, ताकि वाटर की स्प्लिटिंग ना हो, ताकि ऑक्सीजन का रिलीज ना हो। पता है इसे क्या बोलते हैं? कई बार डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाई मतलब 2, दिखने में 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ये भी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया तो जल्दी से यस या थम्स अप दो। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से।
जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं हमने। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज क्लास लेट शुरू हुई है, मैं आपको वैसे ही नहीं पढ़ा रही हूं। कैल्विन C4 साइकिल तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ा रही हूं बेटा, आपको ऐसे मत करो। चलो आ जाओ जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पोल टाइम, योर फेवरेट, एवरीबडीज फेवरेट, पोल टाइम। करो ट्राई। थोड़े से क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, थोड़े से क्वेश्चन। 10 मिनट दे दो मुझे, ठीक है? 10 मिनट करो ट्राई। आज ना रफ, पहले तो एक बार दोबारा सुन लोगे, समझ लोगे, फिर रफ रजिस्टर लेना, पेन लेना और ऐसा करना जैसे आप खुद टीचर हो और किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो, और फिर उसको करके देखना, समझा के देखना। BSc MSc क्यों जरूरत है, रटना नहीं है। ऐसे रट नहीं सकते कि रुबिस्को BSc पर है, पेपकेज MSc पर है, नहीं, समझना है। और फिर साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। कैल्विन साइकिल में पहला प्रोडक्ट पूछा है, देखो देख लेना ढंग से, प्रोडक्ट है कि एक्सेप्टर है CO2 का। प्रोडक्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो इसका आंसर ऑब्वियसली A हो जाएगा। 83% हर्ष, वामशी, चिराग, कुणाल, आदित्य, गुड एवरीबडी। चल करो ट्राई। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन CO2 एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। अब अगर कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी, तो आप समझ जाओ, क्योंकि पेप तो दिया नहीं है ना। या तो पेप होता है C4 के अंदर और RUBP होता है C3 कैल्विन साइकिल के अंदर, बट यहां तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सो इट विल बी 2। 84% हर्ष, कुणाल, आदित्य, वामशी, चिराग। आइए चलो बोलो जी, रुबिस्को का नाम क्या है? रुबिस्को मतलब RUBP यानी रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीडेज नहीं, कार्बोक्सीजनेज भी नहीं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। RUBP उसका सबस्ट्रेट है। वेरी गुड, आज सब 83-84%। कुणाल, चिराग, कृष, वामशी, कुणाल, वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करना है। 6 मॉलिक्यूल CO2, तो कितनी कैल्विन साइकिल चाहिए? 6 ग्लूकोज नहीं, 6 CO2। 6 CO2 मतलब 1 ग्लूकोज। 1 CO2 के लिए 1 कैल्विन साइकिल, 6 CO2 के लिए 6 कैल्विन साइकिल, 1 CO2 के लिए 1 कैल्विन साइकिल। जैसे 1 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 1 क्रेब्स साइकिल, ऐसे ही 6 के लिए 6 हो जाएगा। 89% ऑलमोस्ट। हर्ष, धनश्री, वामशी, गजराज, वेरी गुड। चलो एक और करो ट्राई। इन डार्क रिएक्शन रीजेनरेशन को क्या क्या चाहिए? रीजेनरेशन, थर्ड स्टेप। कुछ भी नहीं दिया, अगर कुछ भी नहीं दिया अगर, तो हम 1 कैल्विन साइकिल मानेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है, 1 कैल्विन साइकिल, 1 ATP। 2 ATP रिडक्शन में लगती है और 1 ATP रीजेनरेशन में लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। 66%, 65। उत्कर्ष, लिखित, कुणाल, सौविक, चिराग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। क्लास में याद करना है। एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग कैल्विन साइकिल नीड, एवरी CO2 मॉलिक्यूल यानी 1 CO2 के लिए पूछ रहे हैं। 1 CO2 के लिए 1 2 3 यानी 2 NADPH2 चाहिए और 3 ATP चाहिए। 1 2 3, सो 2 NADPH एंड 3 ATP। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया। चिराग, उत्कर्ष, नायशा, प्रमिता, वेरी गुड। चल नेक्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, PYQ कराऊंगी तो देखना, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। डार्क रिएक्शन में 1 ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो भाई। 1 2 3 था, यानी 6 12 और 18 हो जाएगा। तो 6 CO2 चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए और 18 ATP चाहिए। यहां पर NADPH2 और ये पूछा है 18 ATP एंड 12 NADPH2। बन रहे हैं, सबसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। 74%, मैं तो 100% चाहती हूं। चिराग, धनश्री, वामशी, कुणाल, रंगोली, जो भी चैट बॉक्स में भी आंसर्स दे रहे हैं, बहुत 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 बढ़िया। आ जाओ बताओ, बोलो जी। इन और आउट का मामला पूछ रहे हैं।
कितने CO2 अंदर जाएंगे कि एक ग्लूकोज बने? 6 CO2। कितने ATP अंदर जाते हैं? 18 ATP। ये लो क्वेश्चन सॉल्व। और NADPH2 कितने यूज होते हैं? 12। एक्स्ट्रा ATP बनाने के लिए ही अलग से साइक्लिक तरीके से भी ATP बनाई थी। ओ केवल 34%? क्यों 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 क्या लगाया है आप लोगों ने? बेटा ATP पहले दिए ना, तो ATP पहले लगानी पड़ेगी, फिर NADPH2 आएगा। क्यों गड़बड़ कर दी? चलो करो ट्राई। नेक्स्ट ट्राई करो। A स्टेप, B स्टेप और C स्टेप कितना इजी है। सबसे पहले CO2 ऐड होगी, तो A क्या है? कार्बोक्सिलेशन स्टेप। फिर ये B वाला पूरा क्या है? रिडक्शन स्टेप। और C वाला क्या है? रीजेनरेशन स्टेप। इसका सीरियल ऑर्डर फ्लो चार्ट पर भी क्वेश्चन आता है। इसका आंसर हो जाएगा C। बहुत बढ़िया। आदित्य, चिराग, उत्कर्ष, राहुल 78.7%। वेरी गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। करो ट्राई करो, कोई बात नहीं है। 5-10 मिनट, 10 मिनट तो वैसे ही क्लास लेट हुई थी अपनी स्टार्ट। इन कैल्विन साइकिल अगर 1 RuBP का कार्बोक्सिलेशन होगा तो कितने PGA बनेंगे? 1 RuBP में 1 CO2 जुड़ के 2 PGA बनते हैं। बस ध्यान से पढ़ना है, इसमें आता सब है। क्वेश्चन गड़बड़ पढ़ने से गलत हो जाता है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन गलत पढ़ के गड़बड़ हो रही है? धानुश्री, आयशा, आदित्य, अभिमन्यु, आयशा, वेरी गुड। कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है? कैल्विन साइकिल तक के अब आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। C4 के अभी क्वेश्चंस मत सॉल्व करना। होता है किसी स्टूडेंट के साथ? बताओ मुझे, क्वेश्चन रीड गलत कर लिया। अच्छा एक बार वो देखें अपन। प्रमिता 10 आउट ऑफ 10, उन्नति, अभिजीत, कुणाल, आयशा, प्रिंस, निकिता, सर्वेश 10 आउट ऑफ 10, चिराग एंड अली हैदर 9 आउट ऑफ 10। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। अगर किसी के साथ हो रहा है ऐसा तो प्लीज आप भले ही 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो क्वेश्चन पढ़ने में, बट गलत नहीं करना। धीरे 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 स्पीड बढ़ जाएगी एक्यूरेसी के साथ। पर अभी हमारा टारगेट स्पीड नहीं है, ध्यान से सुनो। अभी हमारा टारगेट स्पीड नहीं है, अभी हमारा टारगेट एक्यूरेसी है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। एक होता है स्पीड, एक होती है एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी में से एक भी चीज गड़बड़ाएगी तो मार्क्स नहीं आएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। पर अभी हमें फोकस करना है पहले एक्यूरेसी पर। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे और एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे तो भले ही शुरू में आपके क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, पर धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप हो जाएगी। तो अभी राइट नाउ स्पीड पे फोकस नहीं करना, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करिए और प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करिए। ऑटोमेटिकली स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी विद एक्यूरेसी। इज इट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतना अच्छे से पढ़ के लर्न करके आना। ऑल माई लव, ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई नादान परिंदो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।